Hello students. Yesterday we were taking up the basic definitions of wave motion. We also discussed what is wave motion, what are the types of wave motion, and so on. Today we switch over to the wave equation for a stretched string. वेल आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में +1 में ये पढ़ा है कि जब आप किसी स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो उसमें वेव्स पैदा हो जाती हैं. आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली करके भी देख सकते हैं. तो यही हम यहाँ पर देखना चाहते हैं मैथमेटिकली कि जो वेव स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में पैदा होती है, चलती है, उसकी वेव इक्वेशन क्या है. तो यही हमारा एम यहाँ पे है. तो आप उसके लिए कंसिडर करो कि आपने एक स्ट्रिंग ली जो कि दोनों एंड्स से फिक्स की हुई है और स्ट्रेच्ड है, खींची हुई है, और उसको बीच में से प्लग कर दिया. प्लग करने का मतलब टन की आवाज करना, टक की आवाज कर देते हैं. तोड़ना नहीं है इसमें कि हमने तोड़ा नहीं है उसको जस्ट क्लिक किया है ताकि उसमें वाइब्रेशंस पैदा हो जाएं. तो आप देखेंगे कि ऐसी वेव पैदा हो जाएगी किसी भी टाइम के ऊपर. मान लेते हैं कि जो ऐसी वेव है ये पीछे से चलेगी, आगे भी चलेगी, तो हम वेव लेके चलेंगे कि ये एक्स एक्सिस है हमारे और ये इधर को वाई एक्सिस है, और ये जो है ये वेव का कुछ हिस्सा, जो ये मेरा कर्सर इसके साथ साथ चल रहा है, ये वेव है, वेव का ये हिस्सा है. और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि मान लो ये जो स्ट्रिंग है इसका जो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय लेंथ, वो है रो. रो इज द मास पर यूनिट लेंथ. एल इसकी लेंथ है. तो यदि इसका टोटल मास देखेंगे तो रो इंटू एल स्ट्रिंग का. रो इज मास पर यूनिट लेंथ, एल इज लेंथ, और टी इसमें टेंशन है. और हम इसका छोटा सा एक पार्ट लेते हैं, ये पी क्यू, ये जो हमारी वेव है, स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव चल रही है, हम उस स्ट्रिंग के ऊपर ये छोटा हिस्सा ले लेते हैं, वेरी स्मॉल पोर्शन, पी क्यू. यदि इसके ऊपर देखेंगे तो ये इसके क्यू पोर्शन पे भी टेंशन लगेगी, पी पोर्शन के ऊपर भी टेंशन लगेगी. ये टेंशन ऊपर होगी जैसे दिखाया गया है टेंजेंशियली, और पी के ऊपर भी टेंजेंशियली ये टेंशन नीचे की तरफ आएगी. हो सकता है थोड़ा फर्क हो टेंशन में, पर हम अज्यूम कर रहे हैं दैट टेंशन इज अप्रॉक्सिमेटली द सेम. और नीचे यदि हम पी के ऊपर इसका एक्स एक्सिस के साथ ये स्ट्रिंग कितना एंगल बनाएगी, तो मैंने ये पी एम पॉइंट लिखा है. पी एम पॉइंट जो टेंशन के साथ ये एंगल बना रहा है ये थी अलोंग एक्स एक्सिस. और ऐसे ही यदि हम क्यू पॉइंट के ऊपर देखेंगे, यदि एक लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टेंशन टी ये ऊपर वाली कितना एंगल बनाती है, ये बनाएगी थीटा प्लस डी थीटा. तो यानी कि ये ऊपर यहां मेरा कर्सर है एट पॉइंट क्यू, जो टेंशन लग रही है, इट मेक्स एन एंगल थीटा प्लस डी थीटा विद द एक्स एक्सिस, एंड द टेंशन एट पी, ये नीचे को जो लग रही है, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. विद द एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि ए लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वो कितना एंगल बनाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो बराबर होते हैं, तब करके ऐसा लेते हैं. और यदि यहाँ क्यू से क्यू एम परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं फॉर ए लाइन ड्रॉन थ्रू पी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये क्यू एम इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा. तब आप देख सकते हैं कि पी एम है, ये पी से एम तक की दूरी, ये डी एक्स के बराबर आएगा, और एम से क्यू तक की जो दूरी आएगी ये डी वाई आएगा. और यदि ये पी क्यू डी एस के बराबर हो तो आपको पता है कि डी एस स्क्वायर इट इज इक्वल टू डी
एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर आएगा। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ, क्योंकि पी क्यू हम अप्रोक्सीमेटली इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। तो ये चीजें हमें यहाँ पर पता है, तो इन्हीं की मदद से हम आगे बढ़ेंगे वेव इक्वेशन निकालने के लिए कि हमारी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो हमारी वेव है उसकी क्या इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहां पर यदि हम टेंशन की बात करें, ये वही फिगर मैंने द्वारा यहां दिखा दी है ताकि हमें बार बार पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। तो इसीलिए हमने ये देखो, मैं द्वारा फिगर को यहाँ खींच के ले आ रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा एम पॉइंट था, तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं थोड़ा, कि लो हमने थोड़ा इसको बड़ा कर लिया फिगर को ताकि सबको क्लियरली नज़र आता रहे। तो ये लीजिए, तो हमारे पास ये देखिए फिगर द्वारा हमने एलेबोरेट कर दिया इसको। अब यदि मैं कहूं कि P पॉइंट के ऊपर टेंशन लग रही है T, तो T ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बना रही है। देखिए ये जो एंगल है QPM, ये एंगल है थीटा। तो T जो एंगल बनाएगी ये इसके साथ भी थीटा, ये वाला इधर वाला। तो इसीलिए T का, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, यानी कि ये इधर को, ये यहाँ मेरा कर्सर है, उससे लेकर नीचे को यदि मैं जाऊं तो ये T कितना एंगल बनाएगी, ये भी थीटा होगा। तो T के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक इधर वाला कंपोनेंट अपोजिट टू एक्स एक्सिस, ये मैं कर्सर चला के दिखा रहा हूं आपको इधर को, तो ये बनेगा T cos थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे को बनेगा, यहां मैं कर्सर नीचे को दिखा रहा हूं करके, ये बनेगा T sin थीटा। तो तभी हमने यहां ऐसे लिख दिया। ये ऊपर यदि आप देखें कि यह टेंशन acting at P can be resolved into two components, that is T cos theta along negative direction of x-axis and T sin theta along negative direction of y-axis। तो ये दो कंपोनेंट्स बने, एक मतलब नीचे को, एक ये इधर को P के ऊपर, यहां डायग्राम के ऊपर यदि देखें तो। ऐसे ही यदि हम ये Q पॉइंट के ऊपर देखें तो Q के ऊपर भी टेंशन लग रही है। ये यहाँ फिगर पे आप देखेंगे तो ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसके साथ ये एंगल बना रही है थीटा प्लस डी थीटा। इसलिए यदि मैं T के दो कंपोनेंट्स बनाना चाहूंगा तो एक बनेगा T cos थीटा प्लस डी थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एट Q बनेगा, ये बनेगा T sin थीटा डी थीटा। तो यही हमने यहां पर लिखा है कि सिमिलरली द टेंशन T एक्टिंग एट Q कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से? T cos थीटा प्लस डी थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड देन sin थीटा प्लस डी थीटा अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये हमने यहां पर बताया। आप यदि देखें कि एक्स एक्सिस की तरफ कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, यदि ऊपर से देखें मेरा कर्सर से, ये ऊपर ग्रीन जो मैंने डार्क कर दिया T cos थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और नीचे यदि देखें तो ये T cos थीटा प्लस डी थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये ऊपर वाला जो था ये T cos थीटा ये अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस था, और ये T cos थीटा प्लस डी थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस था। तो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी लगी इतने पोर्शन के ऊपर, यानी कितने P के पोर्शन के ऊपर कितनी फोर्स लगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो वो फोर्स लगी Fx। हम उसका नाम Fx रख देते हैं। तो ये बनेगी फिर Fx इज इक्वल टू T cos थीटा प्लस डी थीटा माइनस T cos थीटा, या फिर आप T कॉमन ले लें इसमें से, तो हमारे पास बनेगा Fx इज इक्वल टू T ब्रैकेट स्टार्ट्स cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस डी थीटा माइनस cos थीटा बनेगा, और उसके ऊपर हम फार्मूला लगा लेंगे। ये आप याद करो
cos a plus b इट इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। तो हमने जब फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास ये आ गई चीज fx इज इक्वल टू t then bracket starts cos theta cos d theta minus sin theta sin d theta minus cos theta कौन सा, ये वाला, ये जो ऊपर वाला यहां था, ये इतने हिस्से में, वो ऐसे का ऐसा t कॉमन लेने पर we call it as equation number 1। अब यदि हमारा एक्चुअल में ना ये ds is very small, यहां पर ये फिगर में देखें तो फिगर में ds is pq और pq is very small, तो ds is very small, और ds small है तो dx और dy भी small ही होते हैं, तो dy is very small again। और यदि dy small है तो जो एंगल्स है ना थीटा और थीटा प्लस डी थीटा, दीज आर ऑल्सो वेरी स्मॉल एंगल्स। तो ये जब स्मॉल एंगल्स हैं तो आप याद करो, इफ एंगल इज स्मॉल देन cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है, और डी थीटा भी स्मॉल है तो cos डी थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। और ऐसे ही यदि थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, और साइन डी थीटा अप्रोक्सीमेटली डी थीटा होगा। तो हम क्या करते हैं, ये cos थीटा की वैल्यू, cos डी थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू और साइन डी थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ ये इक्वेशन 1 जो हमारे पास ऊपर है, तो इसमें जब आप पुट करेंगे जहां जहां cos थीटा या cos डी थीटा आएगा वहां 1 आ जाएगा, और यहां साइन थीटा है उसकी जगह थीटा आ जाएगा, और यहां पर इक्वेशन 1 हमारी फिर इस ढंग से एक्सप्रेस की जा सकती है। तो इक्वेशन 1 विल बी एक्सप्रेस्ड एज fx इज इक्वल टू t मल्टीप्लाइड बाय 1 minus theta into d theta and minus 1, and we get it to be equal to t into theta into d theta। पर आप देखें कि थीटा और डी थीटा वेरी स्मॉल हैं, और यदि इफ दीज आर वेरी स्मॉल दे कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसका मतलब हुआ कि इस केस में fx comes out to be equal to nearly equal to 0 of course। और बिल्कुल इसी ढंग से अब यदि हम Fy की बात करें, यानी कि नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस, तो हम फिर पीछे चल पड़ते हैं, पिछले जो हम डिस्कस कर रहे थे। जो Fy डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही थी ना PQ के ऊपर, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, इसमें PQ सेक्शन के ऊपर जो y एक्सिस में फोर्स लग रही थी वो आप याद करो कि जो लग रही थी, एक फोर्स ऊपर थी t sin थीटा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये हमने यहाँ डार्कन करके बताया। और जो दूसरी फोर्स नीचे को लग रही थी, सॉरी ऊपर को लग रही थी अलोंग y एक्सिस, वो थी t sin थीटा प्लस d थीटा। तो नेचुरली y एक्सिस की तरफ टोटल फोर्स कितनी लगेगी, वो लगेगी इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एक y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन पे लग रही है और एक y एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन पे लग रही है। तो इसीलिए नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Fy is equal to t sin theta plus d theta minus sin theta, t sin theta of course। तो हम यहां भी t कॉमन ले लेंगे और sin a plus b का फार्मूला यहां पर यूज कर लेंगे। ये इतने हिस्से में आप देख रहे हैं, ये इतने हिस्से पे sin थीटा प्लस d थीटा पे, तो t कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास y Fy जो आया, Fy is equal to t ब्रैकेट स्टार्ट्स sin थीटा cos d थीटा and plus cos theta sin d theta and minus sin theta, call it as equation number 2। but again you are knowing sin theta is approximately theta and sin d theta is approximately d theta, cos theta is approximately cos d theta, it is approximately equal to 1 because all angles are small। so ये चीजें यदि हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया Fy it is equal to t bracket starts theta plus d theta minus theta, and here theta cancels and we get Fy to be equal to t d theta। तो हमारे पास ये आ गया t d theta, call it equation 1।
अब ये 0 के बराबर नहीं है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा था या आ रहा होगा अभी कि भाई fx को तो हमने 0 मान लिया, यहाँ क्यों नहीं ये 0 आया? तो भाई उसका कारण है, मैं आपको पीछे भी बताता होता हूं कि जब दो छोटी क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई होता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। यहां पर आप देखें पिछली इक्वेशन जो थी fx वाली, उसमें t इंटू थीटा इंटू डी थीटा आया था। तो ये थीटा इंटू डी थीटा यानी छोटू इंटू छोटू महा छोटू, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया हुआ है। तो इसीलिए हमने यहां पर इसको अप्रोक्सीमेटली 0 बता दिया था। जबकि जब ये कर रहे हैं fy वाली इक्वेशन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही डी थीटा आया है, इसलिए छोटू गुना छोटू वाला कंपोनेंट नहीं इमर्ज होता। तो दैट इज व्हाई वी कैन से fy इज इक्वल टू डी इंटू डी थीटा। तो fy t डी थीटा हमारे पास आ गया। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पहले ही पता है कि रो हमने माना था, रो इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और यदि मैं पी क्यू स्ट्रिंग का एलिमेंट लेता हूं, और पी क्यू आप याद करो पीछे ये ds के बराबर था पी क्यू एलिमेंट, तो इतने का मास कितना हो गया? मास पर यूनिट लेंथ है रो और लेंथ है पी क्यू की ds। तो टोटल मास ऑफ दिस सेक्शन विल बी m इज इक्वल टू रो इंटू ds। पर आप याद करो ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो सिंस dy इज अप्रोक्सीमेटली 0 हम पहले ही एज्यूम कर चुके हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर, या फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो ds विल कम आउट टू बी इक्वल टू dx अप्रोक्सीमेटली। तो इसीलिए हम m को लिख सकते हैं, ये जो ऊपर m हमने कहा था कि ये रो ds है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m इज इक्वल टू रो dx इंस्टेड ऑफ ds। तो हम ये वाली जो m की वैल्यू है ये यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसलिए यदि इक्वेशन 3 से देखें, ये ऊपर वाली इक्वेशन 3 से, तो fy इज इक्वल टू m इंटू ay एंड दिस इज इक्वल टू रो इंटू dx। ये रो dx किसका आया? ये मास की वैल्यू आई रो dx। और एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? ये होता है d2y ओवर dt स्क्वायर। याद करो डबल रेट आप पढ़ते होते थे कि इट इज ट्वाइस द डिफरेंशियल ऑफ y, क्योंकि y केस में वेरिएशन जो y एक्सिस में है। तो d2y ओवर dt स्क्वायर की बजाय हमने करली टू ओवर करली t स्क्वायर पार्शियल डिफरेंशिएशंस लिए, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात आती है। तो fy इसके बराबर आ गई, f इज इक्वल टू m ay, m की वैल्यू ये रो dx और ay की वैल्यू d2y ओवर dt स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो देयरफॉर यूजिंग इक्वेशंस 3 and 4 we get rho into dx into curly 2y over curly t square, it is equal to t into d theta। we call it as equation number 5। और यहां से हम द्वारा अपनी फिगर के ऊपर आते हैं। ये हम इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ये इक्वेशन 5 इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम द्वारा अपनी फिगर के ऊपर आ जाते हैं। अब यदि इसी फिगर को देखें, ये फिगर द्वारा जो पीछे भी हम बार बार बता रहे हैं, हमारे पास ये है पी क्यू एम, ये एक ट्राइंगल बन गई, क्योंकि पी क्यू इज अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। तो इसमें यदि आप टेंजेंट थीटा देखेंगे तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा? ये आएगा क्यू एम ओवर पी एम। तो क्यू एम ओवर पी एम यानी डी वाई ओवर डी एक्स। पर क्योंकि हम पार्शियल वेरिएशन ले रहे हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, तो इसीलिए हमने इसको लिख दिया कि टेंजेंट थीटा इट इज इक्वल टू करली वाई ओवर करली एक्स। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर आएगा टेंजेंट थीटा का डिफरेंशियल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, आगे लगेगा चेन रूल डी थीटा ओवर डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा करली 2y ओवर करली एक्स स्क्वायर। और जब मैं dx लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये चीज बनेगी सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इट इज इक्वल टू करली 2y ओवर करली एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब दोबारा समझ लें कि जो टेंजेंट थीटा का डिफरेंशियल होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा
और जब चेन रूल लगेगा तो ये आएगा डी थीटा ओवर डी एक्स। ये जो इसका dx है वो मैं राइट हैंड साइड पे ले गया हूं, तब करके ये dx इधर आ गया है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रह गया सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये बराबर आ गया करली 2y ओवर करली x स्क्वायर इंटू dx। पर आप याद करो, पहले ही हमने बताया कि इफ थीटा इज स्मॉल देन cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, तो यदि cos थीटा 1 है तो सीकेंट स्क्वायर भी तो 1 ही होगा अप्रोक्सीमेट, दैट इज व्हाई सीकेंट स्क्वायर थीटा इज आल्सो 1। तो इसलिए यहां पर हम सीकेंट स्क्वायर थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया डी थीटा, इट इज इक्वल टू करली 2y ओवर करली x स्क्वायर इंटू dx। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो इक्वेशन में हमने डी थीटा निकाला ना, ये हम जो पीछे अभी इक्वेशन हमारे पास थी 5 इक्वेशन 5th, उसमें हम पुट कर देंगे। कौन सी थी ये देखिए द्वारा, पिछली वाली इक्वेशन ये थी हमारे पास 5th इक्वेशन, रो डी एक्स करली 2y ओवर करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी डी थीटा। तो ये डी थीटा की जो हमने वैल्यू निकाली वो यहां पर पुट कर देंगे, उल्ट पुल्ट करके लिख लेंगे और कुछ नहीं है। तो हमारे पास ये आ जाएगा रो इंटू डी एक्स करली 2y ओवर करली टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू टी इंटू थीटा की वैल्यू, डी थीटा की वैल्यू सॉरी डी थीटा की वैल्यू करली 2y ओवर करली x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हमने इसको पुट कर दिया। और आप देखेंगे dx और dx दोनों और कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया करली 2y ओवर करली टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू टी ओवर रो इंटू करली 2y ओवर करली x स्क्वायर। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 7। तो अब यहां पर हमारे पास ये जो चीज होती है ना अंडर रूट टी ओवर रो, ये हमने +1 में भी पढ़ा था कि अंडर रूट टी ओवर एम कहते थे, वहां पर हम एम मास पर यूनिट लेंथ को एम लेते थे +1 में, पर यहां पर हम क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ को हम रो ले रहे हैं तो अंडर रूट ऑफ टी ओवर रो इज इक्वल टू सी, इट इज दी वेलोसिटी ऑफ द वेव होती है। तो इसीलिए हम अपनी पिछली वाली इक्वेशन यानी इक्वेशन 7 में ये टी ओवर रो, इसका अंडर रूट तो सी है तो इसको यहां पर सी स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वेशन 7 में। सो देयरफॉर इक्वेशन 7 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज करली 2y ओवर करली टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू करली 2y ओवर करली x स्क्वायर। या फिर करली 2 इसका उल्टा कर लो, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ और फिर मल्टीप्लाई करो 1 ओवर सी स्क्वायर से, तो आप ये इक्वेशन बना सकते हैं करली 2y ओवर करली x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 ओवर सी स्क्वायर इंटू करली 2y ओवर करली टी स्क्वायर। वी कॉल इट इक्वेशन 8। एंड दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हमारी, दिस इक्वेशन इज द वेव इक्वेशन ऑफ free vibrations in a stretched string, and this is a very important question which is generally asked in the examinations, so you must be prepared with this topic quite well. So thanks a lot, we'll be proceeding to its solution later.